स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो अपनी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग 15 में जो जेरोम बुर्नर का जो सिद्धांत है ये भी एक जीन पियाजे के सिद्धांत का ही संशोधित या वैकल्पिक रूप है। तो इसके जो 20 MCQ प्रश्न है आज उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और ये सारे के सारे प्रश्न आपको रीड साइकोलॉजी नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार उसको विजिट जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, जेरोम बुर्नर का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहारवाद, ऑप्शन 2 दे रखा है संरचनात्मकता, ऑप्शन 3 दे रखा है मानवतावाद, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रायोगिक शिक्षा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जेरोम बुर्नर का जो मुख्य शिक्षा सिद्धांत है वो है संरचनात्मकतावाद। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। जेरोम बुर्नर के सिद्धांत से संबंधित मैं आपको पहले कुछ बातें बता देता हूँ। जेरोम बुर्नर तो एक तो है ये संरचनात्मकतावादी है, संरचनात्मकवादी। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है वो दिया है शिक्षा को, महत्व दिया है इन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा को दिया है महत्व। इसके बाद में ये जो है मानसिक प्रक्रिया पर बात करते हैं। मानसिक प्रक्रिया जिसमें क्या क्या शामिल है, उसमें स्मृति है, स्मरण, चिंतन, तर्क, चिंतन और तर्क, इन पर इन्होंने ज़्यादा बात की है। इसके अलावा इनकी एक परिभाषा है, इनकी एक परिभाषा भी है। परिभाषा इनकी जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। वो परिभाषा इस प्रकार से है कि बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। जबकि जो जीन पियाजे उन्होंने कहा था कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अवस्थाओं में होकर गुजरता है, और इन्होंने कहा कि बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, कुछ भी सिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो ये कि इनकी ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है। इसके बाद में जिस प्रकार से जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी, उसी प्रकार से जेरोम बुर्नर ने अपने सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई है। जेरोम बुर्नर ने उसमें पहली जो अवस्था है वो है क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था को इंग्लिश में बोला गया है इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज यानी कि क्रियात्मक अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष की होती है, जन्म से 2 वर्ष तक ये होती है। इसके बाद में एक अवस्था इन्होंने बताई है प्रतिबिंबात्मक या प्रतिमा आधारित, इसको बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज, आइकॉनिक स्टेज। इंग्लिश में नाम याद रखें, हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं, आइकॉनिक स्टेज। और एक तीसरी दिखाई है सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक स्टेज। स्टेज जो आइकॉनिक जो स्टेज होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष, और ये जो अवस्था होती है तीसरी ये होती है 7 से 15 वर्ष। यानी कि ये जो जेरोम उसकी जीन पियाजे की तीसरी और चौथी अवस्था इसी के अंदर शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है, जेरोम बुर्नर का मुख्य सिद्धांत क्या है? संरचनात्मकता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है वो है बुर्नर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है 2, ऑप्शन 2 दे रखा है 3, ऑप्शन 3 दे रखा है 4, ऑप्शन 4 दे रखा है 5 और ऑप्शन ई दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 3 चरण इन्होंने बताए। तो इसका सही आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी इसका सही आंसर रहेगा। कौन कौन से बताए हैं? एक तो इनएक्टिव स्टेज जो होती है 2 से 7 वर्ष की इनएक्टिव स्टेज, एक वो बताइए इन्होंने आइकॉनिक, आइकॉनिक प्रतिबिंबात्मक स्टेज, और एक बताइए ना सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक बताइए इन्होंने संकेत आधारित। तो एक हो जाएगी सिंबॉलिक स्टेज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है जेरोम बुर्नर ने सीखने की प्रक्रिया में किस क्रम को महत्व दिया है? ऑप्शन 1 दे रखा है क्रियात्मक, चिन्हात्मक और प्रतीकात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रतीकात्मक, क्रियात्मक और चिन्हात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है चिन्हात्मक, प्रतीकात्मक और क्रियात्मक, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा पहली जो अवस्था रहेगी वो रहेगी क्रियात्मक, जिसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था। दूसरी रहेगी इसके अंदर प्रतिबिंबात्मक या इसको बोलते हैं प्रतिमा आधारित, प्रतिमा आधारित, आधारित। और एक रहेगी इसके अंदर चिन्ह आधारित। तो इसके अंदर ये ऑप्शन मिल नहीं रहे, चिन्ह आधारित। तो इसके अंदर जो ये पहला ऑप्शन है इसमें जो चिन्हात्मक दे रखा है इसकी जगह रहेगा प्रतिबिंबात्मक। क्या रहेगा? प्रतिबिंबात्मक इसके अंदर रहेगा, प्रतिबिंबात्मक यानी कि आइकॉनिक, प्रतिबिंबात्मक। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसको हटा के इसका प्रतिबिंबात्मक ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इनको इंग्लिश में याद रखें आप। प्रश्न जो अपना पेपर आएगा वो बायलिंगुअल आता है, तो उसमें आपको आसानी रहेगी। एक तो है इनएक्टिव स्टेज, एक हो जाएगी आइकॉनिक, आइकॉनिक स्टेज,
और एक हो जाएगी सिंबॉलिक स्टेज। ये 3 सीधे सीधे नाम है, इनको इंग्लिश में याद रख ले तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपना पेपर दोनों भाषा में आता है, तो उससे हम इसको आराम से कर सकते हैं। हिंदी में जो रूपांतरण होता है वो अलग अलग शब्दों के रूप में हो जाता है, तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, ब्रुनर के अनुसार सीखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है जानकारी याद करना, ऑप्शन 2 दे रखा है समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन 3 दे रखा है परीक्षा पास करना, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक कौशल सीखना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्रुनर के अनुसार सीखने का जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद पे अगला प्रश्न हमारा, ब्रुनर ने किस प्रकार की शिक्षण विधि का समर्थन किया है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्र केंद्रित, ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ्यक्रम केंद्रित, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन जो 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संरचनात्मकतावादी जो भी हैं या रचनात्मकतावादी मनोवैज्ञानिक या रचनात्मकतावादी जो भी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सबने जो शिक्षण विधि जो है या तो सक्रिय छात्र केंद्रित जो होता है, सक्रिय छात्र केंद्रित विधि जो है उसको समर्थन दिया है, या खेल आधारित या खोज वाली विधि, इन विधियों को इन्होंने समर्थन दिया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा छात्र केंद्रित विधि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब छात्र केंद्रित विधियों में कौन कौन सी है? एक तो खेल विधि भी छात्र केंद्रित है, एक अन्वेषण विधि है, एक ह्यूरिस्टिक विधि है। ये सारी जो विधियां हैं, ये कौन सी विधियां हैं? एक प्रयोगशाला विधि है। ये सारी जो विधियां हैं, ये सारी विधियां छात्र केंद्रित विधि है। एक परियोजना विधि है। ये सब विधियां छात्र केंद्रित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जेरोम ब्रुनर ने ज्ञान की संरचना को समझने में किसे महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षक का अनुभव, ऑप्शन 2 दे रखा है विषय वस्तु की समझ, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्र का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ्यक्रम की कठिनाई, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जेरोम ब्रुनर ने ज्ञान की संरचना को समझने के लिए किसे महत्वपूर्ण माना है? छात्र का पूर्व ज्ञान। और यही बात उन्होंने मानी है जीन पियाजे ने भी, कि बालक के जीन पियाजे ने जो बात मानी है वो भी यही बातें हैं कि भौतिक अनुभव के साथ भौतिक विश्व के साथ जो बालक का अनुभव है, भौतिक विश्व के साथ यानी बाहरी पर्यावरण के साथ में भौतिक विश्व के साथ में जो अनुभव है वो सबसे ज़्यादा बालक के सीखने में मदद करते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, ब्रुनर के अनुसार सर्फिल पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दे रखा है बार बार अध्ययन करना, ऑप्शन 2 दे रखा है कठिन विषयों को छोड़ना, ऑप्शन 3 दे रखा है धीरे धीरे ज्ञान का विस्तार करना, ऑप्शन 4 दे रखा है सरल विषय पढ़ना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्रुनर के अनुसार सर्फिल पाठ्यक्रम का जो अर्थ है धीरे धीरे ज्ञान का विस्तार करना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, ब्रुनर के अनुसार ज्ञान को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 दे रखा है जटिल से सरल, ऑप्शन 2 दे रखा है सरल से जटिल, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल प्रतीकात्मक रूप में, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल क्रियात्मक रूप में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्रुनर के अनुसार ज्ञान को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? सरल से जटिल क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, जेरोम ब्रुनर का संबंध किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से है? ऑप्शन 1 दे रखा है सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है खोज आधारित शिक्षा, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जेरोम ब्रुनर का जो संबंध है वो किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से है? वो है खोज आधारित शिक्षा से है, या इसे कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत का वैकल्पिक रूप भी इसे बोलते हैं, और एक संज्ञानात्मक विकास का वैकल्पिक रूप इसको बोलते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, ब्रुनर ने सीखने की प्रक्रिया को किसके साथ जोड़ा है? ऑप्शन 1 दे रखा है अनुकरण, ऑप्शन 2 दे रखा है खोज, ऑप्शन 3 दे रखा है अभ्यास, ऑप्शन 4 दे रखा है सजा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्रुनर ने सीखने की प्रक्रिया को किसके साथ जोड़ा है? खोज के साथ जोड़ा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वैसे तो ये प्रश्न जो है अधिगम में आने चाहिए, लेकिन इसमें भी दे रखे हैं बालक के विकास में भी, तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, ब्रुनर के अनुसार कौन सी शिक्षण सामग्री या कौन सा शिक्षण सामग्री बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 दे रखा है रटने वाली सामग्री, ऑप्शन 2 दे रखा है खेल और गतिविधि आधारित सामग्री, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल पुस्तकों पर आधारित सामग्री, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षा पर आधारित सामग्री। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा खेल और गतिविधि आधारित जो सामग्री है वो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा,
बुर्नर ने शिक्षण में किस प्रकार की प्रेरणा को सबसे महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन 1 दे रखा है आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन 2 दे रखा है बाहरी प्रेरणा, ऑप्शन 3 दे रखा है सजा प्रेरणा, ऑप्शन 4 दे रखा है पुरस्कार प्रेरणा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर ने शिक्षण में किस प्रकार की प्रेरणा को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने माना है आंतरिक प्रेरणा को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बुर्नर का मानना था कि बच्चों को सीखने के लिए देना चाहिए, क्या देना चाहिए? ऑप्शन 1 दे रखा है सही उत्तर, ऑप्शन 2 दे रखा है संकेत और सुझाव, ऑप्शन 3 दे रखा है अभ्यास प्रश्न, ऑप्शन 4 दे रखा है कठोर निर्देश, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर का मानना था कि बच्चों को सीखने के लिए सही उत्तर नहीं देना चाहिए, अभ्यास प्रश्न भी नहीं देने चाहिए और उन्हें कठोर निर्देश भी नहीं देने चाहिए। उन्हें क्या देने चाहिए? संकेत देने चाहिए और सुझाव देने चाहिए, जिससे बालक खुद खोज करके उस ज्ञान को में सक्रिय रूप से भागीदार निभाएं और उसे वो जो ज्ञान है उसका जो ज्ञान का जो ठहराव है वो अधिक समय तक रहे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। सही आंसर क्या रहेगा? बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बुर्नर के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है नई चीजें सीखने की इच्छा पैदा करना, ऑप्शन 2 दे रखा है परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ऑप्शन 3 दे रखा है किताबें याद करना, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षा का समापन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो परीक्षा में अंक लाना नहीं है, किताबें याद करना नहीं है और शिक्षा का समापन भी नहीं है। तो नई चीजें सीखने की इच्छा पैदा करना, बालक में खोज प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए यानी कि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या 1। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बुर्नर ने किस प्रकार के ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन 1 दे रखा है तथ्यात्मक ज्ञान को, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहारिक, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रक्रिया आधारित, ऑप्शन डी दे रखा है सैद्धांतिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर ने किस प्रकार के ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है? तो वह है प्रक्रिया आधारित। प्रक्रिया आधारित होगा जो वही खोज आधारित भी होगा, खोज आधारित अधिगम जो होगा उसी को, या प्रक्रिया आधारित उसी को इन्होंने क्या माना है? मैं सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बुर्नर ने किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? ऑप्शन 1 दे रखा है निष्क्रिय सीखना, ऑप्शन 2 दे रखा है सक्रिय और खोजपरक सीखना, ऑप्शन 3 दे रखा है समूह पर आधारित सीखना, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल व्यक्तिगत सीखना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर ने किस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो वह है सक्रिय और खोजपरक सीखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बुर्नर का मानना था कि बच्चे सीखने में सबसे अच्छा करते हैं जब उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है, जब उन्हें सही उत्तर दिए जाते हैं, ऑप्शन 3 दे रखा है जब उन्हें सजा दी जाती है, ऑप्शन डी दे रखा है उन्हें केवल सुनाया जाता है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर खुद रचनात्मकतावादी हैं, तो वो ये जो सही उत्तर, सजा वगैरह और केवल सुनाया जाएगा, इस पर तो उनका विश्वास थोड़ा कम था और उन्होंने कहा कि जब बच्चे सीखने में सबसे अच्छा करते हैं जब उन्हें क्या दी जाती है? स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि उन्हें खुद ही कार्य करने की आज़ादी दी जाए और वो खुद खोज करके अगर किसी चीज़ को सीखते हैं तो उनमें सबसे अच्छा सीखना उन्होंने इसी को माना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बुर्नर ने किन अवधारणाओं को सिखाने पर बल दिया है? ऑप्शन 1 दे रखा है याद करने योग्य तथ्यों पर, ऑप्शन 2 दे रखा है अवधारणाओं और सिद्धांतों पर, ऑप्शन 3 दे रखा है कठिन गणनाओं पर, ऑप्शन 4 दे रखा है सरल कहानियों पर और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर ने किन अवधारणाओं को सिखाने पर बल दिया है? किन अवधारणाओं को सिखाने पर बल दिया है? तो अवधारणाओं और सिद्धांतों पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बुर्नर ने कहा है कि बच्चे किस प्रकार के अनुभव से सीखते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है केवल दृश्य अनुभव, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल मौखिक अनुभव, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुभव का सक्रिय रूप, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुभव का निष्क्रिय रूप, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा अनुभव का सक्रिय रूप होना चाहिए, यानी कि उस अनुभव के अंदर बालक भी शामिल होना चाहिए। जैसे हमने किसी को कुछ दिखा दिया या फिर उसको बोल के सुना दिया तो उनमें बालक उतना सक्रिय नहीं रहता जितना अगर वो किसी कार्य को करके सीखता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा अनुभव का कैसा रूप होना चाहिए? सक्रिय रूप होना चाहिए। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, बुर्नर के अनुसार सीखने में क्या आवश्यक है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षकों का नियंत्रण, छात्रों की स्वायत्तता, ऑप्शन 3 दे रखा है कठिन पाठ्यक्रम, ऑप्शन 4 दे रखा है कड़ी अनुशासन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुर्नर के अनुसार सीखने में क्या आवश्यक है? छात्रों की स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है थोड़ा सा उनको स्वतंत्रता उसको बोलते हैं स्वायत्तता, यानी कि वो खुद की मर्जी से किसी चीज़ को कर सके और उन पर किसी प्रकार का ज़्यादा नियंत्रण ना हो। तो ये हो जाएगा छात्रों की स्वायत्तता और इसी के अंदर बालक सबसे ज़्यादा सीखता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न, इसका सही आंसर तो रहेगा बी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित 20 प्रश्न, और अगले भाग में भी हम जेरोम ब्रूनर से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं एक भाग में और हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। ये जो है जेरोम ब्रूनर, ये जो रचनात्मकतावादी है, रचनात्मकतावादी और संज्ञानात्मकतावादी भी है।
संज्ञानात्मकतावादी इन्होंने सिद्धांत दिया है और रचनात्मकतावादी पर ये बालक के सीखने पर विचार देते हैं। इसके बाद में ये एक अमेरिकी मनोविज्ञान है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और इनकी एक बुक है डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग इनकी बुक है, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। और 3 इन्होंने जो बालक की अवस्था है उनके बारे में 3 बताई है। तो एक तो इन्होंने पहले बताई थी इनएक्टिव, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। उसके बाद में एक इन्होंने बताई आइकॉनिक 2 से 7 वर्ष की, और एक बताई है इन्होंने सिंबॉलिक, जो होती है 7 से 15 या 16 वर्ष की। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों के पास तो शेयर जरूर ही करें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।